जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन का तीसरा नंबर सवाल। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा दे। प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा दे। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो समझ गए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो चलिए चौथा नंबर सवाल को भी जान लेते हैं कि हम लोगों से चौथा नंबर सवाल में पूछा गया है कि प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज क्या है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर में है कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। जब भी प्रकाश की किरणें गमन करती है तो एक नहीं अनेकों प्रकाश क्या करती है, एक साथ गमन करती है। उनके समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए प्रकाश की किरणें जो है एक साथ अनेकों किरणें साथ में चलती है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी एक साथ कई किरणें गमन करती है, इसी को प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो चलिए इसका पांचवा नंबर सवाल जान लेते हैं। तो पांचवा नंबर सवाल में हम लोगों से क्या पूछा गया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। अवतल दर्पण कहां से निकला है, उत्तल दर्पण कहां से निकला है। तो ये दोनों दर्पण जो निकला है गोलीय दर्पण से निकला है। ये गोलीय दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में एक हम लोग क्या लेते हैं, फुटबॉल लेते हैं। फुटबॉल क्यों, क्योंकि फुटबॉल अंदर से क्या होता है, एक तो गोला है और अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, तो चलिए फुटबॉल को लेकर के हम लोग समझते हैं। मानकर चलिए ये एक फुटबॉल है, यानी एक गोला है, एक क्या है, गोला है। तो इसको अगर हम बीचों बीच से काट देंगे, इसको हम बीचों बीच से हम लोग अगर काट देते हैं तो इसका दो सतह बन जाता है। एक सतह ये होगा और दूसरा सतह इस प्रकार का है। यानी गोलीय दर्पण का दो टुकड़ा, एक सतह को इस प्रकार का हम लिए और इस एक सतह को प्रकार कर दिए। ठीक है, दोनों सतहों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। तो चलिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। इन दोनों सतहों में से देखिए, इन दोनों सतहों में से एक दर्पण है आपका अवतल दर्पण, दूसरा सतह है क्या, उत्तल दर्पण। तो इस सतह को कहा जाता है अवतल दर्पण, इस सतह को कहा जाता है उत्तल दर्पण। तो चलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और इसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण का एक सतह अवतल दर्पण और गोलीय का एक सतह अवतल दर्पण। दर्पण को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कलर करते हैं। तो कलर कर देते हैं एक साइड में कलर कर देते हैं। ठीक है, एक साइड में कलर कर देते हैं, एक साइड में क्या कर दिए, कलर कर दिए। अब समझ गए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो चलिए इसके अंतर को जान लेते हैं। अवतल दर्पण का एक नंबर में है कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। यानी अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। देखिए इस दर्पण का जो परावर्तक सतह क्या है, सतह तो क्या है, अंदर से क्या है, धंसा हुआ है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। धंसा हुआ का मीनिंग समझते हैं। देखिए मेरे आंख को देखिए, आंख क्या है, धंसा हुआ है अंदर से। ठीक है, इसीलिए इसको मतलब धंसना क्या होता है, समझ गए। अब देखिए उत्तल दर्पण का अंतर समझते हैं। उत्तल दर्पण में क्या है कि इसका परावर्तक सतह उथला हुआ होता है। यानी उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उथला हुआ होता है। उथला हुआ मतलब उठा हुआ होता है, उठा हुआ है, उठा हुआ है। यानी उठा हुआ को ही क्या कहते हैं हम लोग, उथला हुआ। ठीक है, उथला हुआ मानकर चलिए समझ लेते हैं उथला हुआ क्या होता है। देखिए आंख धंसा हुआ है, आंख के थोड़ा नीचे वाला हिस्सा में देखिए ये थोड़ा गाल को थोड़ा उठा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उथला हुआ। ठीक है, क्या है, उथला हुआ। तो धंसा हुआ और उथला हुआ क्या होता है, समझ गए। तो चलिए दूसरे अंतर को जानते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा अंतर, इसकी फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। तो कैसे होता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए अब ये है क्या, अवतल दर्पण।
तो अवतल दर्पण का जब भी फोकस दूरी मापा जाएगा किधर, सेंटर की तरफ, यानी कर्वेचर की तरफ। ये क्या है, कर्वेचर यानी सी। जब इस दर्पण को पूरा गोल कर दिया जाएगा तो बीच में क्या बनेगा, सेंटर बनेगा, यानी सी, जिसको कर्वेचर बोला जाता है। और इस बिंदु को हम क्या मानते हैं, पी। इस बिंदु को हम लोग मानते हैं पी, ठीक है। जहां दर्पण का सतह है, दर्पण के सतह में एक बिंदु है, इस बिंदु को माने हम लोग क्या, पी। तो सी और पी के बीच की दूरी जो है वो क्या है, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी दर्पण से किधर मापा जाएगा, दर्पण के लेफ्ट साइड यानी बायां साइड में मापा जाएगा। तो बायां साइड में मापेंगे तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नहीं समझे तो समझ लेते और एक बार। देखिए ये एक रेखा है, ये क्या है, रेखा है यानी लाइन है। तो इसके बीच में अगर हम 0 लेते हैं और अगर राइट साइड चलते हैं तो क्या मिलता है हमको, पॉजिटिव नंबर्स। राइट साइड में क्या मिलता है हमको, पॉजिटिव नंबर्स। और लेफ्ट साइड में क्या मिलता है, नेगेटिव नंबर्स। यानी लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। 0 को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। मान के पी जो है 0 पर है, पी जो है 0 पर है। तो 0 से अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो हमको कैसी संख्या मिलता है, ऋणात्मक संख्या मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए पी से हम लोग को फोकस दूरी किधर मापा जाएगा, लेफ्ट साइड में। इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। तो चलिए उत्तल दर्पण का जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का दूसरा नंबर में है कि इसकी फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक क्यों होता है, इसे भी समझते हैं। देखिए ये है क्या, उत्तल दर्पण। जब भी दर्पण का फोकस दूरी मापा जाएगा किधर, राइट साइड में, क्योंकि कर्वेचर किधर बनने वाला है, कर्वेचर राइट साइड में बनने वाला है, दर्पण से राइट साइड में। ये आपका सी यानी कर्वेचर। और इस बिंदु को मान लेते हैं हम क्या, पी। इस बिंदु को पी मान लेते हैं। और फोकस कहां होता है, पी और सी के बीच में होता है, यानी एप, फोकस दूरी, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर होगा, उसके राइट साइड में, दायां पक्ष में। तो जब दायां पक्ष में मापेंगे तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देख लेते हैं, P मानकर चले 0 पर है, P क्या है, 0 पर है। तो P अगर 0 पर है, अगर दायां साइड में चलेंगे यानी राइट साइड में चलेंगे तो हमको किस प्रकार का नंबर्स मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। तो इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो चलिए इसका तीसरा अंतर को जानते हैं कि तीसरा अंतर क्या है। अवतल दर्पण का तीसरा अंतर है कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो चलिए उत्तल दर्पण का तीसरा नंबर अंतर जानते हैं। उत्तल दर्पण के तीसरे नंबर में अंतर में है कि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसमें, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है हम पहले ही बोल दिए कि इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।